Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning to all who all are present. Good morning, sir. Good morning, sir. So today we will solve question number 16 onwards. Let us read the question. Question says, let f be a function defined on the interval, close interval a comma b such that f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b. Then prove that f is an increasing function on a comma b. क्या कह रहा है कि अगर कोई इंटरवल है, सपोज करो a comma b, ए से लेके बी तक मान लो कोई इंटरवल है, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा रहता है, दैट मीन्स हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो हमने ये सीखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में कि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 रहता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो जब हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सीखे थे तब अपन ने सीधा याद किया था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन क्या होगा। आज अपने को प्रूव करना है वही चीज। आज अपने को क्या करना है, वही चीज प्रूव करके दिखानी है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन उस इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्लियर है। ए और बी क्यों नहीं लिए इन्होंने इस वाले इंटरवल में, बिकॉज एफ डैश एक्स की जब बात करेंगे तो एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ए और बी, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं होता है। तो एफ डैश एक्स जो है ए और बी में डिफाइंड नहीं होगा, तो ए और बी को छोड़ के जो फंक्शन है कम से कम उस वाले इंटरवल में तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसा मुझे प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो इसको देखो, आपके मीन वैल्यू थ्योरम कोर्स में नहीं है तो इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस भी नहीं है ना मीन वैल्यू थ्योरम कोर्स में, जो डेरिवेटिव वाले चैप्टर में सीखी थी। बट फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सीख लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम हमने तो सिखाई है आपको, क्या होती है मीन वैल्यू थ्योरम, याद है किसी को? व्हाट इज द मीन वैल्यू थ्योरम, बोलो। बताओ, मीन वैल्यू थ्योरम याद है कि अगर दो पॉइंट्स हैं x1 और x2, अगर दो पॉइंट्स हैं x1 और x2 सच दैट कि fx1 और fx2 बराबर नहीं है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पे हम डेरिवेटिव निकालें तो वो fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 के बराबर आएगा। एटलीस्ट एक पॉइंट तो जरूर होगा C नाम का x1 और x2 के बीच में, जहां पे हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, क्या, fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इस थ्योरम को यूज करते हुए हम इस चीज को प्रूव करेंगे। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने जो बेसिक बात सीखी थी वो हमने ये सीखी थी कि अगर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो आप ये प्रूव कर दो कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो इससे ये इंप्लाई हो जाए कि fx2 भी fx1 से बड़ा निकल जाए। अगर ये बात इंप्लाई हो जाती है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। भाई अगर मान लो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये x1 है और ये x2 है, x2 बड़ा है ना x1 से, तो कॉन्सिक्वेंटली आप देख सकते हो कि fx1 और fx2 का कंपैरिजन करें तो fx2 भी बड़ा है fx1 से। अगर x2 बड़ा है x1 से तो fx2 भी fx1 से बड़ा है। तो ये बात गिवन रखते हुए ये बात प्रूव हो जाए तो प्रूव हो जाता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये बात गिवन रखते हुए वो बात प्रूव हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और अगर उल्टा प्रूव हो जाता है तो फिर फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है ना। सेम साइन हो तो इंक्रीजिंग, अदरवाइज उल्टा साइन हो तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इंटरवल्स a कोमा b, f गिवन है a कोमा b, तो गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं। हियर इट इज गिवन दैट the function f is defined on the interval close interval a comma b में, तो वो डिफाइंड है। ठीक है, क्लोज इंटरवल में वो क्या है, डिफाइंड है, सच दैट
एफ डैश एक्स क्या है, हमेशा डेरिवेटिव क्या है, हमेशा पॉजिटिव है इस इंटरवल में, ये भी गिवन है। ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर कोई भी दो पॉइंट्स मान लेते हैं अपन, x1 और x2, ठीक है ना। नाउ लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। कौन सी इंटरवल, ये a और b मत लेना, ओपन इंटरवल से लेना, क्योंकि a और b तो हम ले भी नहीं सकते ना, क्योंकि उस उधर जाके तो वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं है, डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो a और b के अलावा जो बच गए पॉइंट्स, उसमें हमने x1 भाई सपोज करो ये है a और ये b, तो इनके बीच के कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं हमको, है ना। तो वो a और b नहीं ले सकते अपन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अपन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो इन दो पॉइंट पे बात नहीं कर सकते, इसके बीच के पॉइंट्स पे अपन बात कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल ए कोमा बी में से अपन ने दो पॉइंट्स सपोज कर लिए कि x1 और x2 उसमें बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट इस तरीके से मानना है हमको वो पॉइंट्स, ताकि x2 जो है ग्रेटर देन हो x1। अब ये मानने के बाद अगर अपन ये प्रूव कर दें कि fx2b बड़ा है fx1 से, तो काम ही हो जाएगा। भाई ये चीज अज्यूम करो और उससे ये चीज प्रूव कर दो, उससे प्रूव हो जाता है ना फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये चीज तो अपन ने अज्यूम कर ली, उस इंटरवल में x1, x2 दो पॉइंट्स हैं, इस तरीके से अज्यूम करी कि x2 बड़ा है और x1 छोटा है। और अगर x1 को बड़ा मानते हो और x2 को छोटा मानते हो, तो फिर बात भी उल्टी प्रूव करनी पड़ेगी कि fx1 बड़ा है और fx2 छोटा है। चाहो तो ऐसे मान लो, चाहो तो वैसे मान लो। तो मैं x2 और x1 लेता हूँ, x2 बड़ा है x1 से, और अब अपने को प्रूव करना है कि fx2 बड़ा है fx1 से। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो, बताओ, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहां से लेके यहां तक फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो x2 x1 तो इनके बीच में लिया है मैंने, तो बीच में भी वो डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होगा। भाई ये a है, ये b है, तो a और b पर फंक्शन एंड पॉइंट्स को छोड़ दो आप, इस पूरे इंटरवल में वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब है कि मैंने वो पॉइंट्स जो हैं वो तो उस इंटरवल के भी बीच में लिए हैं, तो इस वाले इंटरवल में भी वो डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो मैं लिखता हूं नाउ since the function f since the function f is continuous and continuous तो ओपन क्लोज इंटरवल में है, कंटिन्यूअस ऑन a कोमा b, एंड डिफरेंशिएबल क्या है, ओपन इंटरवल में, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं होती, एंड डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल a कोमा b। सो अगर ऐसा है, सो द फंक्शन f will be continuous on the interval x1 x2, तो उसी के बीच का इंटरवल लिया है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन x1 x2। क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये प्रूव करना पहले बहुत जरूरी होता है कि जो इंटरवल अपन ले रहे हैं उसमें फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तभी ही आगे मीन वैल्यू थ्योरम बढ़ती है। तो x1 x2 जो दो पॉइंट्स लिए हमने, उसमें हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। क्यों, क्योंकि जिस इंटरवल में से तोड़ा है वो इंटरवल में भी वो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल था। कंटिन्यूअस पूरे इंटरवल में था, डिफरेंशिएबल एंड पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सब जगह था। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। यहाँ तक कोई डाउट, नो। अब सुनिए, अब मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती थी कि अगर किसी इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, fx1 fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए, fx1 fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए, fx1 fx2 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट मींस फंक्शन ऐसे होगा
ये fx1 और fx2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना, तो क्या होगा, इस इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जहां पे जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बात अपन लिखते हैं। सो बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम वी कैन से दैट, बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम we can say that there exists a c belongs to x1 comma x2, x1 और x1 के बीच में एक तीसरा पॉइंट c जरूर है, a और c को मैं यहाँ लिख देता हूँ, c तो पॉइंट है ना, ठीक है, such that f dash c equal to fx2 minus fx1 divided by x2 minus fx2 minus fx1 divided by x2 minus x1। ठीक है, अब आपको कह रखा है कि डेरिवेटिव जो है बेटा वो हर जगह ग्रेटर देन जीरो है, a कोमा b इंटरवल में, a कोमा b इंटरवल में डेरिवेटिव हर जगह जीरो से बड़ा है, ये कह रखा है आपको, a कोमा b के बीच में यहाँ पे डेरिवेटिव हमेशा क्या है, ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने जो इंटरवल तोड़ी x1 और x2 इनके बीच में पॉइंट्स दिए, तो इसमें भी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और फिर मैंने इन दोनों के बीच में पॉइंट लिया है c, तो c पे भी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, रहेगा भाई। c अगर x1 x2 में बिलोंग कर रहा है तो c a और b में भी बिलोंग कर रहा है, और a कोमा b के बीच में हर जगह डेरिवेटिव क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो f डैश c पे भी वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ it is given that it is given that f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b। a और b के बीच में कोई भी x ले लो, f dash x greater than 0 है, ऐसा तो given है। so f dash x greater than 0 होगा for all x belongs to x1 x2 में भी, क्योंकि x1 x2 a और b का ही टूटा हुआ बीच का इंटरवल है, तो f dash x अगर ग्रेटर देन 0 होगा इन सारे x1 x2 के बीच में कोई भी x ले लें, तो इसका मतलब है कि f dash c b, क्योंकि c इन दोनों के बीच का ही पॉइंट है, f dash c b क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और f dash c की वैल्यू पुट अप कर दो, क्या निकाली थी हमने, fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये वाला पार्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो ये चीज उधर जाके 0 बन जाएगी, ठीक है ना, इंप्लाइज केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट बचेगा, fx2 माइनस fx1, डिनोमिनेटर वाला पार्ट उधर जाके 0 से टकरा के 0 बनेगा, तो ग्रेटर देन 0 बच गया केवल न्यूमरेटर वाला पार्ट। यहां से क्या प्रूव हुआ, अगर माइनस fx1 को उधर ले जाएं तो fx2 इज ग्रेटर देन fx। तो बेसिकली x2 ग्रेटर देन x1 अज्यूम करने से हम इस नतीजे पे आ गए कि fx2 भी ग्रेटर देन है fx1, ठीक है ना। therefore the given function f is an increasing function, f is an increasing function in the given domain, जो भी उन्होंने डोमेन दे रखी है, on a comma prove।
ठीक है, समझ आया बच्चों सभी को? कहीं से कुछ नोट डाउन करना है तो बताओ। अब मीन वैल्यू थ्योरम की थोड़ी सी नॉलेज इसमें चाहिए। पूरी की पूरी मीन वैल्यू थ्योरम तो अभी बता नहीं सकते, तो आप चाहो अगर कुछ कुछ पार्ट रह गया हो तो आप मीन वैल्यू थ्योरम का वीडियो देखो, वो मीन वैल्यू थ्योरम समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी में अगर डिक्रीजिंग प्रूव करवाता तो वो आपको ये चीज गिवन देता। क्या देता? वो आपको ये चीज गिवन देता। ये चीज गिवन देता तो ये चीज ऐसे हो जाती, ये चीज भी ऐसे हो जाती, ये चीज भी ऐसे हो जाती। फिर बताओ नीचे क्या होता? नीचे बिल्कुल लास्ट तक वो ऐसे चलती। कैसे? ऐसे, ऐसे, और इधर भी ऐसे। तो अगर x2 बढ़ा लिया x1 से लेकिन fx2 छोटा गया fx1 से, तो क्या हो जाता है कि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग के लिए ऐसे प्रूव कर देंगे। वो गिवन कंडीशन में ही वो ये चीज देगा क्या, कि f डैश x इज लेस देन 0। अभी उसने गिवन कंडीशन में क्या दिया, क्या f डैश x ग्रेटर देन 0 दिया। वो लेस देन 0 देगा अगर डिक्रीजिंग प्रूव करवाना है, क्योंकि होता भी यही है कि अगर f डैश x लेस देन 0 होता है तो ही तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। समझ में आया बच्चों? Yes, sir. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट डाउन हो गया सभी का? ठीक। क्वेश्चन नंबर कहां तक कर लिया? 16 17 देखते हैं, वापस मैक्सिमम मिनिमम आ गया। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। स्फीयर के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है लाइक दिस। स्फीयर के अंदर क्या इंस्क्राइब करना है बेटा? सिलेंडर लाइक दिस। ठीक है। अच्छा, स्फीयर का रेडियस फिक्स है आर। स्फीयर का रेडियस क्या है? फिक्स है आर। स्फीयर का रेडियस कुछ ये होगा आर, और ये भी कह सकते हो आर, ये भी कह सकते हो। किसी भी तरीके से स्फीयर का रेडियस आप बना सकते हो आर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। अच्छा, इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, एक फेयर फिगर बनाते हैं, फिर बाकी चीजों को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले क्या बनाना है? स्फीयर के अंदर सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है। पहला काम करो, लेट अस ड्रॉ स्फीयर, और इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब करो। ठीक है, अब ये हो गई सिलेंडर की हाइट। ठीक है, ये हो गई सिलेंडर की हाइट। मान लो ये तो है सेंटर ऑफ स्फीयर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस आर होगा। ये होगा रेडियस आर। तो अगर इसका रेडियस आर मान लिया, अगर इसका रेडियस आर मान लिया, गिवन है वो तो स्फीयर, इसका सिलेंडर का भी एक बेस है सर्कुलर बेस, उसका भी रेडियस मानना पड़ेगा। उसका रेडियस मान लो आप स्मॉल आर, उधर जगह नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो इसका रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है सिलेंडर का, इसको मान लिया अपन ने स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब सपोज करो ये तो आर है, कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पता चल जाएगा इसकी वैल्यू। इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? डबल इसकी। भाई इतने पार्ट की डबल ही तो होगी टोटल हाइट, तो हाइट टोटल क्या हो जाएगी? इसका दोगुना। तो ये हो जाएगी सिलेंडर की हाइट, ये है सिलेंडर की रेडियस, ये है स्फीयर की रेडियस। तीनों चीजें पता चल गई। अब वॉल्यूम मैक्सिमम करना है अपने को किसका? सिलेंडर का। ठीक है ना? इनको कुछ पॉइंट से मार्क कर दें अपन अगर, तो ये तो ले लो ओ, सिलेंडर के ये एंड पॉइंट्स मार्क कर लो ए बी सी डी,
और इसको क्या मार्क करोगे, पी क्यू मार्क कर लो, पी क्यू, ये 90 डिग्री। चलो स्टार्ट करते हैं। Here a cylinder is inscribed. A cylinder is inscribed. A cylinder is inscribed in a sphere. In a sphere of radius r. ये तो गिवन है। r हमेशा कांस्टेंट मान के चलेंगे इस पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि ये गिवन है। स्फीयर फिक्स हो गया जिसका रेडियस है r। दैट इज, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि O से लेके D तक जो ये वैल्यू है वो हो गई r, रेडियस है ना। तो अब अपन मान लेते हैं, नाउ लेट द रेडियस ऑफ द base of the cylinder B, base of the cylinder D स्मॉल r, उसको अपन मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। दैट इज, अब स्मॉल r की क्या वैल्यू जाएगी फिगर के अकॉर्डिंग, QD, QD हो गई स्मॉल r। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो अब ट्रायंगल OQD में, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल OQD, इन ट्रायंगल O, कल भी शायद ऐसा ही क्वेश्चन किया था हमने, है ना, किया था। नाउ इन ट्रायंगल OQD, एंगल OQD क्या है, 90 डिग्री है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट कैन वी से, अपन ये कह सकते हैं कि ये वाली लंबाई क्या आएगी, O से लेके Q तक की लंबाई क्या आएगी, O से लेके D तक के स्क्वायर माइनस Q से लेके D तक का स्क्वायर। वी कैन से दैट OQ स्क्वायर, OQD 90 डिग्री। सो वी कैन से दैट OQ की लंबाई निकाल लो सीधे, OQ की लंबाई क्या हो जाएगी, OD का स्क्वायर माइनस ये QD के स्क्वायर का रूट, ठीक है। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब OD का स्क्वायर क्या है, OD का स्क्वायर है कैपिटल R स्क्वायर माइनस QD का स्क्वायर क्या है, स्मॉल r स्क्वायर, इसका हो गया ये। तो OQ की वैल्यू आ गई है, फिगर में भी हम इस चीज को ऐसे डिनोट करा देते हैं कि ये वैल्यू आ चुकी है कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो अब बात करते हैं, इस वैल्यू से अपन सिलेंडर की हाइट निकालेंगे, है ना, क्योंकि वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो h हाइट की जरूरत पड़ेगी ना। तो नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, जिसको अपन h से डिनोट करा देते हैं, हाइट ऑफ द सिलेंडर h विल बी इक्वल टू, फिगर के अकॉर्डिंग ये हाइट कौन सी लाइन सेगमेंट है, P से लेके Q तक की लाइन सेगमेंट है, चेक करो। ये है हाइट मेरी P से लेके Q तक, और वो PQ की वैल्यू क्या होगी, जो आपने OQ की वैल्यू निकाली उसका डबल, क्योंकि जितना OQ होगा उतना ही OP भी होगा, जितना OQ होगा उतना ही OP भी होगा। अब आपको टोटल हाइट चाहिए PQ, तो जो आपने OQ निकाला इसका डबल करोगे, समझ में आया ना बच्चों। H है PQ एंड विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OQ। तो हाइट आ गई आपकी ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। चाहो तो उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो। अब आपको करना है साहब मैक्सिमम वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालो और मैक्सिमाइज करो। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला वाइज, वॉल्यूम ऑफ पाई r स्क्वायर h, सॉरी कोन का होता है 1/3 पाई r, इसका पाई r स्क्वायर h, ठीक है। स्मॉल r ही लिखना है अपने को, है ना, क्योंकि अपन ने सिलेंडर की रेडियस स्मॉल r ही मानी है, तो स्मॉल r ही मार्क करो, पाई r स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं, पाई r स्क्वायर h, तो पाई तो एज इट इज छोड़ दो, r एज इट इज छोड़ दो, r के रेस्पेक्ट में तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे। h की वैल्यू है हमारे पास, देखो इन टर्म्स ऑफ r, है ना, तो h की वैल्यू पुट अप कर दो इन टर्म्स ऑफ r, क्या हो जाएगी ये 2 इंटू रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये वैल्यू पुट करी। यहां तक कोई डाउट? तो यहां से 2 पाए तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, और बचा क्या, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ये फाइनल हमारे पास फंक्शन बन गया वॉल्यूम का। इसमें वेरिएबल पार्ट क्या है? इसमें वेरिएबल पार्ट है आपका ये आर, मतलब आर वेरिएबल पार्ट है जो अपन ने एज्यूम किया, और ये आर कांस्टेंट, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो आर की टर्म्स में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो वी कैन से दैट कि वॉल्यूम जो है एक आर वेरिएबल का फंक्शन है जिसकी वैल्यू है 2 पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो वी डैश आर निकाल लो यहाँ से सीधे सीधे। तो 2 पाई, तो देखो थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं, वी डैश आर। 2 पाई तो देखो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल चलेगा, है ना, प्रोडक्ट रूल चलाओ। तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, दूसरा फंक्शन एज इट इज, प्लस अब दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और फिर अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव यहाँ कर देता हूँ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव -2r, तो ये तो हुआ डेरिवेटिव इनटू पहला फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन है आर स्क्वायर। करीब करीब कल भी कुछ ऐसा ही हमारा डेरिवेटिव आया था। कल वॉल्यूम को कोन को इंस्क्राइब किया था हमने, है ना, आज सिलेंडर को कर रहे हैं, कल के इक्वेशन में कोन को किया था। तो सेम टू सेम देखो, 2 से 2 गया, 2 पाए 2r आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और माइनस है तो आप यहाँ पे भी माइनस लगा दो, और r इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया, कल भी हुआ था शायद, कल वाले क्वेश्चन में भी कुछ यही हुआ था, आर क्यूब डिवाइडेड बाय, ये क्वेश्चन होमवर्क दे देना चाहिए था क्योंकि करीब करीब सेम ही है, बट क्या फायदा, आप करते तो हो नहीं कुछ। आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे इसको, 2 पाई, अगर मैं रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का एलसीएम की तरह ट्रीट करूं, तो दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस क्वांटिटी, रूट से रूट कट गया, मैं सीधे ही मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये रूट से रूट कट गया, तो अंदर वाली चीज बच गई, 2r इंटू आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर पहले लिखो कांस्टेंट क्वांटिटी, और फिर वेरिएबल r, माइनस 2r इंटू आर स्क्वायर, 2r क्यूब, और उधर एज इट इज r क्यूब। It comes out to be 2 pi multiplied by 2 pi multiplied by 2 r square r minus 2r cube minus r cube 3r cube हो गया, divided by root of r square minus, ठीक है ना। ये मेरा फाइनल डेरिवेटिव आ चुका है, इससे ज्यादा सॉल्वेबल नहीं है, सिंप्लीफाइड जितना करना था कर दिया। अब क्या करेंगे, पुटिंग दिस इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ पुटिंग v dash r इक्वल टू 0, आगे लिख देना टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज वैल्यू क्या है v dash r की, 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2r स्क्वायर r माइनस 3r क्यूब डिवाइडेड बाय होल रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सेम टू सेम जैसे करते आ रहे हैं अभी तक, ये 0 होगा नहीं, डिनोमिनेटर 0 होगा नहीं, ले देके क्या होगा, न्यूमरेटर ही 0 होगा, तो 2r स्क्वायर r, इसको सीधे मैं वहां भेज देता हूँ, इसको 0 को इक्वेट करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी उधर जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। थोड़ा सा एक स्टेप स्किप कर देते हैं टू सेव अवर टाइम, 3r क्यूब, तो r से ये r स्क्वायर टाइम्स कट गया, तो यहाँ से क्या आया, 2 कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू 3 स्मॉल r स्क्वायर। अपने को बेसिकली स्मॉल r की वैल्यू चाहिए, है ना, क्रिटिकल पॉइंट स्मॉल r की वैल्यू ही तो है, तो r स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2/3
कैपिटल आर स्क्वायर, तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया स्मॉल आर इक्वल्स टू √2/3 और कैपिटल आर। 2 और 3 का रूट सॉल्व होगा नहीं, आर का हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? बोलिए बच्चों, कोई डाउट? So the critical point is r equals to √2/3 कैपिटल। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एज यूजुअल आपको करना है, क्योंकि आप कभी करते हो नहीं। ठीक है, एक और पेंडेंसी बढ़ाओ, बिकॉज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करने लगे तो फिर क्या है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो v डैश r नाउ लिख लेता हूं मैं क्या क्या आपके लिए पेंडिंग है, अगर आप करना चाहो तो कर लेना करके। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमको क्या है, d2v बाय dr स्क्वायर एट द पॉइंट, या फिर उस फॉर्म में लिखा है ना अपन ने, किस फॉर्म में, चलो इस पॉइंट में लिख लो, एट द क्रिटिकल पॉइंट r इक्वल्स टू √2/3 कैपिटल R। तो मैक्सिमम वॉल्यूम करना है तो बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आनी चाहिए? मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम को, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 0। ये आपको घर पे बैठ के प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है ना, तो फिर मैं क्या लिख दूंगा, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस बार तो डेरिवेटिव भी छोटा है यार, कर लेना, डेरिवेटिव भी कोई ज्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, ट्राई करना करता। तो द क्रिटिकल पॉइंट, उसके मैंने आपको सारे करवाए हैं, मैक्सिमम मिनिमा की जो एक्सरसाइज है उसमें हर एक कितना भी बड़ा हमारा डेरिवेटिव था सबका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराया, पर अब मिसलेनियस के भी कराने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। कुछ आप अपने लिए भी करने के लिए छोड़ो, अगर डाउट आए तो। So the critical point r is equals to √2/3 capital R is the point of maxima, the point of maxima। तो point of maxima तो आ गया, लेकिन उसने क्या कहा था, मैक्सिमम वॉल्यूम बताओ। क्या बताओ, मैक्सिमम वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं अपन। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा, पहले तो ये प्रूव करना है कि इस सिलेंडर की हाइट जो होगी वो ये होगी। पहले तो ये प्रूव करना है कि इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, ये होगी, उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। तो पहले तो प्रूव करो कि हाइट ये होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने हाइट लिखी हुई है ना, लिखी हुई है हाइट ऑफ द सिलेंडर, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हाइट ऑफ द सिलेंडर एज पर इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, चेक करके बताओ। ट्वाइस इनटू, यही थी, स्मॉल आर। तो इसमें से वैल्यू पुटअप करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख देता हूँ उसको तो मैं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर, और स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी निकाल ली थी हमने भाई, स्मॉल आर की वैल्यू ये है, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर, राइट, 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3 को एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 रूट ऑफ सिंगल आर स्क्वायर बच गया केवल 3। तो देखो 2 तो पूरा है, 3 नीचे रूट में आएगा, और आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यही प्रूव करना है आपको, 2r/√3। देखो 2r/√3 प्रूव करना है हाइट, हमने भी क्या प्रूव कर दिया, आर को चाहे ऐसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दो, प्रूव्ड हो गई ये तो हाइट तो। अब साथ में मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है, साथ में क्या निकालना है, मैक्सिमम वॉल्यूम। नाउ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर of the cylinder इक्वल टू, तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम है बेटा क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया था। वॉल्यूम क्या आया था अपना लास्ट, जिसको अपन ने डिफरेंशिएट किया था, बी डैश आर क्या आया था, ये आया था, ये आया था फाइनल, यही तो आया था सब कुछ हटा हटा के। तो लास्ट में हम जो फाइनल वॉल्यूम आया था उसको लिखते हैं 2πr²। चाहो तो उसको इक्वेशन 2 मार्क कर लो और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2πr²। बोलना देखें क्या है,
इज इक्वल्स टू, बोलो 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, यही है क्या? यही है क्या? बोलो बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 2 डाल दो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। तो आर की वैल्यू है आपके पास, आर स्क्वायर की भी वैल्यू है, निकाल लो। 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, अभी अभी हमने पुट भी करी थी, क्या वैल्यू पुट करी थी, 2/3 आर स्क्वायर इंटू 2/3 कैपिटल आर स्क्वायर। और इसको अभी अभी सॉल्व किया है तो बार बार नहीं करता हूं मैं, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को सॉल्व किया था तो ये आया था, ये वाला पार्ट आया था, इसको सॉल्व किया था ना अभी, हाइट निकालने के लिए इसको सॉल्व किया, तो ये वाला आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर डिवाइडेड बाय √3, तो बार बार सॉल्व नहीं करते हैं, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय √3, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आता है। तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो गया, डिवाइडेड बाय 3√3 हो गया, और आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब हो गया। चेक करो पीछे ये आंसर है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर यही वॉल्यूम आ रहा है कि हो सकता है कि रेशनलाइज कर दिया और √3 को, नहीं तो यही आ रहा है, रैशनलाइज करो ना क्या √3 को, so this is your final volume। ठीक है, कोई डाउट बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? No, sir. नो, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द राइट सर्कुलर कोन। अब सिलेंडर किसके अंदर है, कोन के अंदर है, तो एक फिगर बनाओ जिसके अंदर सिलेंडर कोन में, सिलेंडर कोन में बनाना है भाई, स्फीयर को हटा देते हैं, पहले कोन बनाओ, ओके। अब इसके अंदर सिलेंडर बनाना है, कुछ इस तरह का बनेगा, इनके बेस वगैरह बना देते हैं, कोन का बेस कुछ ऐसे बनेगा और सिलेंडर का बेस कुछ ऐसे, ठीक है, रेडी है सबका फिगर? ठीक है, और हाइट जो होगी वो ये होगी, कोन की हाइट जो होगी वो ये होगी, इसी के बीच में कहीं ना कहीं सिलेंडर की हाइट पे आएगी, इस तरह का फिगर बनेगा। अब क्या क्या चीज गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। अच्छा, हाइट आपको दे रखी है h, किसकी, कोन की, कौन की, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, एंड सेमी वर्टिकल एंगल थीटा दे अल्फा दे रखा है। तो दो चीजें गिवन है, एक तो हाइट और एक सेमी वर्टिकुलर एंगल अल्फा। तो देखो हाइट को तो मैं कहाँ पे मार्क करूंगा, हाइट तो है मेरी ये चीज है ना, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहां से लेके यहाँ तक, ये पूरी एच है ना, ये पूरी तो है एच हाइट। अच्छा, सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है बताओ, सेमी वर्टिकल एंगल होता है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, अल्फा, ये भी गिवन है आपको, इसको मार्क कर देता हूं, ए बी
सी, और इसको मार्क कर देते हैं पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर भी मार्क करनी पड़ेगी ना, तो हाइट ऑफ सिलेंडर मार्क कर देते हैं अपन व्हाट, पी क्यू आर एस हो गया, एक्स वाई मार्क कर लो, एक्स वाई, ये यहाँ पे 90 डिग्री। तो हाइट यानी टोटल ए से लेके वाई, टोटल ए से लेके और ये वाई तक की जो हाइट है वो हाइट कितनी है, एच है, और ये सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा। ठीक है, अब बाकी चीजें सोचो। आपको सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम करना है। अब सिलेंडर में क्या क्या आएगा, वही पाई आर स्क्वायर है जैसा भी अपन ने देखा। तो आर क्या होगा और एच क्या होगा, तो आर तो होगा ये, आर क्या होगा ये, और एच क्या होगा ये। अब आपको आर और एच क्या अभी आप इसकी फॉर्म में निकाल सकते हो क्या, एच और अल्फा की फॉर्म में निकाल सकते हो क्या, चेक करो। देखो एक चीज बताओ, अगर ये एंगल अल्फा है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा भाई। अगर ये एंगल अल्फा है, ये इस तरीके से कुछ, नहीं ये एंगल अल्फा है, ये कुछ इस तरीके से, ये और ये लाइन पैरेलल होंगी, ये और ये लाइन पैरेलल होंगी, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो अगर ये एंगल अल्फा होगा तो ये एंगल भी अल्फा होगा, होगा ना ये वाला एंगल अल्फा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ये रेडियस क्या आएगी, पहले रेडियस की बात करते हैं। ये रेडियस की वैल्यू क्या होगी, बोलो। उसके लिए टोटल रेडियस क्या होगी इसकी, इसकी टोटल रेडियस क्या होगी वो निकालो। टोटल रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये ट्राइंगल कंसीडर करो, देखो दिस वन, दिस वन, दिस वन, इसके अंदर इस हाइट का मतलब इसका, ये एक तरीके से एडजेसेंट साइड है और ये ऑपोजिट साइड है। अगर मैं साइन अल्फा निकालूं, अगर मैं साइन अल्फा निकालूं तो ऑपोजिट साइड यानी कि वाई सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, नहीं सॉरी टेन अल्फा निकालना पड़ेगा, टेन अल्फा निकालूं तो ऑपोजिट साइड वाई सी और एडजेसेंट साइड ए वाई। अब ए वाई तो एच है ना हमारे पास, तो वाई सी बाई एच, तो वाई सी जो रेडियस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एच टेन अल्फा। ये जो रेडियस हो जाएगी ये क्या हो जाएगी बेटा, एच टेन अल्फा। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो हो गया एच टेन अल्फा। दूसरी चीज ये है कि अब ये वाली रेडियस चाहिए अपने को, दिस वन, ये रेडियस चाहिए अपने को, क्योंकि ये रेडियस ही तो अपने को सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के देगी। तो ये रेडियस कैसे निकलेगी, इसकी रेडियस में से ये वाला आरसी माइनस करना पड़ेगा। अब आरसी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इस ट्राइंगल में आ जाओ, इस ट्राइंगल में आ जाओ। तो जैसे कि उस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू जो थी वो एच टेन अल्फा थी, तो उसके लिए पहले अब ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे निकाले, तो इसको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। बिकॉज ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, या फिर एक काम करो, इसकी रेडियस को आर मान लो, इसकी रेडियस को आर मान लो, इसकी रेडियस को आर मान के इसकी हाइट निकालो। अब अगर इसकी रेडियस आर है तो ये आर सी क्या हो जाएगा, ये आर सी क्या हो जाएगा, उसकी रेडियस में से आर माइनस करके जो चीज आएगी वो, उसको और अल्फा को यूज करके फिर अपन ये हाइट निकाल सकते हैं। करते हैं कोशिश, चलो पहले गिवन पॉइंट्स डालते हैं। हेयर, हेयर क्या लिख सकता हूं मैं, सिलेंडर is inscribed, a cylinder is inscribed in a cone, a cylinder is inscribed in a cone of height h and semi vertical angle, ये तो चीजें गिवन है अपने को, सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, ये तो अपने को गिवन है। तो हाइट h को अपने फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, दैट इज हाइट h क्या है, a से लेके y तक है, ए वाई की वैल्यू तो हो गई
एच, और सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा हो गया? अल्फा। एंगल वाई ए सी, एंगल वाई ए सी हो गया अल्फा, इक्वल टू क्या हो गया? अल्फा हो गया। अब अगर एंगल वाई ए सी अल्फा है तो एंगल आर ए सी आर क्यू सी भी अल्फा हो जाएगा। आ गए? सो एंगल वाई ए सी अगर अल्फा है तो एंगल आर क्यू सी भी क्या हो जाएगा? आर क्यू सी भी क्या हो जाएगा? अल्फा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सारे बच्चे आ गए क्या बाहर? बैठो फिर। ठीक है, तो ये भी हो गया अल्फा, ये भी हो गया अल्फा, और उसकी हाइट हो गई एच। अब अपने को क्या करना है? सिलेंडर पे आना है। तो सिलेंडर की दो चीजें निकालनी है, एक तो रेडियस और एक हाइट। तो रेडियस और हाइट में से एक चीज तो कंसीडर करनी ही पड़ेगी, और उसी के टर्म्स में फिर डिफरेंशिएशन चलेगा। तो हम सिलेंडर की रेडियस को आर मान लेते हैं, उससे अपन एच निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, रेडियस ऑफ द, अब देखो उसके सारे स्मॉल लेटर्स में, तो इसके कैपिटल में मानो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। नाउ लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी कैपिटल आर, एंड हाइट भी, उसकी हाइट को मान लो कैपिटल एच, एंड हाइट भी कैपिटल एच। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी, वाई से लेके आर तक स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी। सो जो ये आर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वाई आर, उस फिगर के अकॉर्डिंग। एंड कैपिटल एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल एच की वैल्यू या तो आप ये लिख लो एक्स वाई, या फिर आप लिख लो क्यू आर, दोनों बराबर हैं। एक्स वाई लिख लो या फिर क्यू आर लिख लो। एक्स वाई और वी कैन से क्यू आर। ये हो गई आपकी हाइट। ठीक है, चलो अब सबसे पहले अपन निकालते हैं y से लेके c, यानी कि रेडियस ऑफ कोन निकालने की कोशिश करते हैं ना। नाउ इन ट्रायंगल, पहले बड़े ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल ए वाई सी। इसके अंदर एंगल ए वाई सी जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। नाउ इन ट्रायंगल ए वाई सी, एंगल ए वाई सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अगर मैं tan अल्फा अप्लाई करता हूं, tan अल्फा अप्लाई करता हूं, तो क्या आता है? ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी वाई सी डिवाइडेड बाय ए वाई, वाई सी डिवाइडेड बाय ए वाई। तो वाई सी तो वाई सी रहेगा, ए वाई क्या है? ए वाई एच, ऊपर लिखा हुआ है हमने ए वाई इक्वल्स टू एच। तो यहां से वाई सी की वैल्यू क्या आ जाती है? एच tan अल्फा। चाहो तो उसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। ठीक है, अब YC निकाल लिया, तो अगला काम है RC निकालना। अगला काम है RC निकालना। YC निकाल लिया अपन ने, अब अगला काम क्या है? RC निकालना। उसके लिए ट्राइंगल कौन सा चलेगा? QRC, और इस QRC में भी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो नाउ इन ट्राइंगल QRC, इन ट्राइंगल QRC, एंगल QRC इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो उसके अंदर भी tan अल्फा अप्लाई करो। तो tan अल्फा वही ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, यानी कि RC डिवाइडेड बाय QR, RC डिवाइडेड बाय QR। tan अल्फा इक्वल्स टू RC डिवाइडेड बाय QR। आगे बढ़ते हैं। अब RC तो निकालना है मुझे, और QR क्या है? नहीं, RC भी मुझे निकालना है। एक मिनट रुको, YR निकाला भी हमने YC निकाला, हमने YC निकाला, और अब अपन RC। देखो RC को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, RC को मैं क्या लिख सकता हूं? टोटल YC में से YR माइनस करके लिख सकता हूं। तो लिखो RC की वैल्यू लिखो YC माइनस YR, YC माइनस YR डिवाइडेड बाय QR। चलते हैं आगे। तो ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल्स टू, YC की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है H tan अल्फा माइनस कितना था आपका? YR आपका था R, कैपिटल R, है ना।
जो अपन ने नया वेरिएबल माना है, तो ये हो जाएगा कैपिटल R डिवाइडेड बाय QR। तो आप ओके कंटिन्यू करते हैं। टेन अल्फा की वैल्यू हो गई एच टेन अल्फा माइनस आर। आर इज व्हाट, जो हमने रेडियस माना है सिलेंडर का। तो यही वो वेरिएबल है जिसकी टर्म्स में अपन इस वॉल्यूम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाई? बिकॉज जो एच गिवन है और जो टेन अल्फा गिवन है ये सारे तो कांस्टेंट्स रहेंगे, ठीक है ना। कई बच्चे इस क्वेश्चन में घबरा जाते हैं कि सर है ना एक ही चीज गिवन होती थी, इसमें दो दो चीजें गिवन है। तो बेटा और बढ़िया फायदा है, ये दोनों चीजें क्या है, दोनों कांस्टेंट्स हैं, इनके टर्म्स में आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। जितनी ज्यादा चीजें गिवन होंगी उतना ज्यादा फायदा है, बिकॉज वो सब कांस्टेंट्स हैं। जितनी कम चीजें गिवन होंगी तो हमको ज्यादा चीजें निकालनी पड़ेंगी, तो बढ़िया फायदा ही हमारे लिए। हमने जो अज्यूम किया है कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, उसी की टर्म्स में हमको इसको डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। क्यू आर क्या है, ये आ गई आपकी हाइट। क्या हो जाएगा, एच टेन अल्फा माइनस आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। तो इट इज इक्वल टू टेन अल्फा से टेन अल्फा कट गया, एच माइनस आर डिवाइडेड बाय टेन, एच माइनस आर डिवाइडेड बाय टेन अल्फा। अच्छा क्या था क्यू आर, क्यू आर की आपकी हाइट ऑफ द सिलेंडर। देखो लिखा दिया हमने कि हाइट ऑफ द सिलेंडर एक्स वाई भी हो सकती है, क्यू आर भी हो सकती है। तो आपकी बेसिकली हाइट आ चुकी है, रेडियस आर आपने माना ही है और हाइट भी आर के टर्म्स में आ चुकी है। तो अब आप वॉल्यूम को एक्सपेंड करो, वॉल्यूम के फॉर्मूला को ऑफ द सिलेंडर, और फिर उसको डिफरेंशिएट करो। लिख देता हूँ, सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट इज, जो एच मानी थी अपन ने क्यू आर के बराबर थी, वो क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है एच माइनस आर डिवाइडेड बाय टेन। तो अब हमने क्या किया है, एक बार यहाँ तक का रिवीजन करें तो हमने क्या किया है, हमको ये एच और ये अल्फा गिवन क्वांटिटीज थी, इन दोनों की मदद से मैंने सिलेंडर की हाइट को, सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर मानते हुए हाइट भी, सिलेंडर की हाइट भी इन टर्म्स ऑफ आर एच और अल्फा निकाल लिया। ठीक है, इसकी हाइट को मैंने इन टर्म्स ऑफ आर एच एंड अल्फा निकाल लिया, वेयर एच एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स और आर ही है जो वेरी कर रहा है। ठीक है, अच्छा इस हाइट को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो अगर आप चाहो तो। ये भी कर सकते हो कि इस ट्रायंगल को और ये जो अंदर वाला ट्रायंगल है दोनों को सिमिलर प्रूव कर दें। सिमिलर क्यों है, एक एक एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल ये वाला कॉमन है दोनों में, दो एंगल ए सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। अगर ये सिमिलर प्रूव हो गए देन AY divided by QR will be equal to YC divided by RC। वहां से भी ये QR की वैल्यू आ जाएगी, और QR क्या है, XY के बराबर है, दैट इज हाइट वहां से भी आ जाएगी। चाहो तो वैसे भी सिमिलरिटी से भी कर सकते हो, अदरवाइज जो हमने क्या बोली। ठीक है, चलते हैं। तो हाइट आ चुकी है आपकी ये फाइनली। नाउ अब वॉल्यूम निकालो सिलेंडर का। नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर D इक्वल्स टू, फॉर्मूला वाइज होता है पाई आर स्क्वायर एक्स, और क्योंकि मैंने सिलेंडर की रेडियस एंड हाइट को कैपिटल आर एंड कैपिटल एच माना है, तो आई पुट पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड कैपिटल एच इनटू कैपिटल एच। तो आर को तो छेड़ेंगे नहीं हम, वाई, बिकॉज उसके टर्म्स में तो हम वो डिफरेंशिएट करना है। एच को इन टर्म्स ऑफ आर हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो लिख देंगे उसकी वैल्यू क्या है, एच माइनस आर डिवाइडेड बाय टेन एल। कोशिश करेंगे इसमें से जो कांस्टेंट क्वांटिटीज उनको साइड में पढ़ते, क्योंकि उनके टर्म्स में तो वैसे भी डिफरेंशिएट होगा नहीं। ठीक है, क्या बनता है ये बताओ। हाँ, पाई डिवाइडेड बाई टेन अल्फा को साइड में पढ़ते, पाई डिवाइडेड बाई टेन, टेन अल्फा भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। सबसे पहले तो पाई डिवाइडेड बाय टेन अल्फा, आप साइड में चलो, बिकॉज आपके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। बचता क्या है, पाई गया, टेन अल्फा गया, सॉरी टेन अल्फा जाएगा तो फिर ये एच टेन अल्फा बनेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉरी एक स्टेप में स्किप कर गया। पाई आर स्क्वायर है इनटू, तो टेन अल्फा को पहले अपने को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो उसके नीचे है ना, ये बन जाएगा एच टेन अल्फा माइनस आर।
एच टेन अल्फा माइनस आर। अब आप पाई डिवाइडेड बाय टेन अल्फा को एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर रख सकते हो एज ए शो पीस, और बचता क्या था, देखो पाई गया टेन अल्फा गया, अब आर स्क्वायर इंटू दिस एंड आर स्क्वायर इंटू दैट। ठीक है, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इंटू दिस करोगे तो ये बन जाएगा एच टेन अल्फा इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर स्क्वायर ही है वेरिएबल, ये तो अगेन कांस्टेंट है, तो एच टेन अल्फा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब। तो ये मेरा फाइनल वॉल्यूम आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एच अल्फा एंड आर। तीन वेरिएबल्स, तीन क्वांटिटीज है यहाँ पे, एच अल्फा एंड आर, जिसमें से एच और अल्फा कांस्टेंट्स हैं, अगेन याद दिला रहा हूँ बिकॉज गिवन थे ट्यूशन में, हमको केवल आर को वेरिएबल मानते हुए उसी के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है मेरा वो कैपिटल आर का एक फंक्शन बन चुका है जिसकी वैल्यू है पाई डिवाइडेड बाय टेन अल्फा इंटू एच टेन अल्फा आर स्क्वायर माइनस, ठीक है। सो बी डैश आर निकाल दो जल्दी से, तो पाई डिवाइडेड बाय टेन अल्फा नो चेंज, अंदर चलते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, ये अगेन कांस्टेंट है ना, तो आर स्क्वायर का होता है 2r, तो 2r के हिसाब से वो हो जाएगा 2 बाहर निकाल दो एच टेन अल्फा और आर माइनस 3 आर क्यूब का क्या बन जाएगा 3r। तो ये आपका डेरिवेटिव भी सॉल्व हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फॉर दैट यू विल पुट b डैश r इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग b dash r equal to 0, that is value of b dash r क्या है चेक करते हैं, pi divided by 10 alpha into this whole thing 2h 10 alpha r minus 3r square equal to 0। तो pi divided by 10 alpha cannot be equal to 0 we know, तो केवल इसी को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और इसमें ये नेगेटिव क्वांटिटी है तो उधर जाके पॉजिटिव जाएगी, तो एक स्टेप में स्किप कर सकता हूँ यहाँ पे, ना अलाउड होना चाहिए, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 2h टेन अल्फा आर इक्वल टू माइनस 3r स्क्वायर, उधर जाके बन जाएगा प्लस 3r स्क्वायर। तो देखो r से एक तरीके से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया r टाइम्स, क्योंकि r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना, रेडियस 0 नहीं हो सकता सिलेंडर का, इसलिए मैं इसको कैंसिल आउट कर पा रहा हूँ। अगर 0 हो सकती थी तो मैं इसे कैंसिल आउट नहीं करता, तो मैं इसको इधर बुला के r को कॉमन लेता, उसकी वैल्यू भी 0 अज्यूम करता, बट वो हो नहीं सकती है ना। तो ये आ चुका है फाइनली 2h टेन अल्फा की वैल्यू 3r। मुझे क्या चाहिए, r की वैल्यू चाहिए, क्योंकि r के टर्म्स में तो डिफरेंशिएट किया है हमने, तो क्रिटिकल पॉइंट r की वैल्यू ही होगी। r की वैल्यू क्या होगी 2/3h टेन अल्फा, ये आपका बन गया क्रिटिकल पॉइंट। लिख देता हूं मैं, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज, सो द क्रिटिकल पॉइंट इज r equals to 2/3h। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वैसे तो आपको खुद को करना चाहिए, कर लोगे, चलो मैं ही करवा देता हूँ। वैसे भी देखो ज्यादा बड़ा आया नहीं है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ज्यादा बड़ा आया नहीं है, तो सेकंड वैसे तो वो नेगेटिव होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे, बट चलो करवा देते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, नाउ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसके लिए एक बार मैं dv बाई डी आर क्या आया है मेरा वो लिख देता हूँ, dv बाय डी आर के दो, या फिर b डैश आर की फॉर्म में लिखा है शायद मैंने इसको, क्या आया है वो लिख देता हूँ, पाई बाई टेन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 2h टेन अल्फा r माइनस 3 माइनस आर क्यूब, नहीं 3r स्क्वायर, 3r चेक करने के बाद 3r स्क्वायर बन गया था, ये भी डैश आ रहा है, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है। सो यहाँ से d2b बाय डी आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पाई बाय टेन अल्फा अगेन कांस्टेंट की तरफ बाहर बैठे रहेंगे, मल्टीप्लाइड बाय अंदर चलते हैं, तो 2h टेन अल्फा इंटू आर में, तो आर ही वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 1 इंटू दिस क्या बन जाएगा 2h टेन अल्फा ओनली, 2h टेन अल्फा
माइनस 3r² का 3 2 6 6r। ठीक है, अब इसकी वैल्यू एनालाइज करनी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव एट दैट क्रिटिकल पॉइंट। तो पहले एक बार इसकी वैल्यू निकालो एट दैट क्रिटिकल पॉइंट। d2v by dr² at r is equals to what is my critical point, 2/3 h tan alpha, 2/3 h tan। इसको एनालाइज करेंगे हम, इक्वल टू क्या होगा देखो, पाई बाय tan alpha as it is multiplied by 2h tan alpha again as it is -6r है, तो r की जगह ये पुट अप करो क्रिटिकल पॉइंट 2/3 h tan alpha। देखो 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, तो 2h tan alpha ये बन जाता है मेरा पाई अपॉन tan alpha मल्टीप्लाइड बाय 2h tan alpha माइनस 2 2 जा 4h tan alpha। तो आप देख सकते हो ये h tan alpha तो दोनों में है, सिमिलर नेचर के टर्म्स हो गए। तो बेसिकली बस मुझे कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन चाहिए, 2 - 4, 2 - 4 क्या होता है -2। तो इट गिव्स मी पाई बाय tan alpha into -2h tan alpha से tan alpha कैंसिल आउट। तो ये बेसिकली हो जाता है -2πh which is less than 0। ऑब्वियसली 0 होगा ना, हाइट पॉजिटिव है, पाई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, -2 लग गया तो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द क्रिटिकल पॉइंट वो नेगेटिव आया है। सो आई कैन से दैट सो द क्रिटिकल पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा। सो द क्रिटिकल पॉइंट r equal 2/3 h and alpha is the point of maxima, the point of। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गया। अब देखते हैं उसको चाहिए क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा निकालते क्वेश्चन तो करीब हो जाता है, लेकिन उसको जो चाहिए अब उस पर ध्यान दें। उसने पहले तो ये कहा है कि सिलेंडर की हाइट यानी कैपिटल H इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, यानी H इज इक्वल्स टू h/3। तो इसकी हाइट h है तो हमने इसकी हाइट h मानी, तो कैपिटल H इज इक्वल्स टू h/3 प्रूव करना है फर्स्ट थिंग। और उसके बाद फिर वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम हमने निकाला है, उसको प्रूव करना है कि वो क्या है, इन दो चीजें प्रूव करनी है। तो पहले दिमाग लगाते हैं कि सिलेंडर की हाइट कैसे निकालनी है ना। सिलेंडर की हाइट हमने लिखी हुई है ऊपर शायद एक जगह, देखो h इज इक्वल्स टू, ये लिखी हुई है h इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू h माइनस, चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो। इक्वेशन 1 से मैं सिलेंडर की हाइट निकालता हूँ। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, r की वैल्यू ये पुट अप करेंगे मैम क्रिटिकल पॉइंट वाली। नाउ द हाइट ऑफ द सिलेंडर h जिसको अपन ने कहा उसकी वैल्यू क्या आई थी, उसकी वैल्यू आई थी स्मॉल h माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाय tan alpha, स्मॉल h माइनस कैपिटल R डिवाइडेड बाय tan alpha फ्रॉम इक्वेशन। तो r की वैल्यू वो क्रिटिकल पॉइंट वाली पुट अप करूंगा, तो इट कम्स आउट टू बी h माइनस r की वैल्यू क्या है 2/3 h tan alpha, 2/3 h tan alpha डिवाइडेड बाय नीचे tan alpha को रह गया है। समझ में आया ना भाई, h अपनी जगह है, tan alpha अपनी जगह, बस r की क्रिटिकल पॉइंट वाली वैल्यू पुट अप करिए वो वाली 2/3 h tan alpha। फाइन, तो tan alpha से tan alpha तो गया, क्या बचा ये h माइनस 2/3 h, h माइनस 2/3 h, तो सेम आएगा। तो बेसिकली 1 - 2/3 करना है, और 1 - 2/3 क्या होता है 1/3, सिंपल। या एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, 3 हो जाएगा 3h माइनस 2h h/3। तो प्रूव हो गया कि कैपिटल H जो है स्मॉल h डिवाइडेड बाय 3 है, यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, अगर मुझे सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है तो मुझे हाइट उसकी क्या लेनी पड़ेगी, कोन की हाइट की 1/3 लेनी पड़ेगी, तब जाके वो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला सिलेंडर इसके अंदर इंस्क्राइब होगा। मैं लिख सकता हूँ हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर
height of the cylinder, that is capital H, is one third of the height of the cone. One third of the height of the cone. Height of the cone की height क्या है? That is small h. ठीक है, ये तो हो गई एक चीज। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नाप, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो भी आपने फॉर्मूला से, मतलब वॉल्यूम फंक्शन बनाया था ना जिसमें केवल कैपिटल आ रहा था लास्ट में, वो वाला लास्ट वाला वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करके और क्रिटिकल पॉइंट पुटअप कर दो। क्या आया था? ये आया था वॉल्यूम लास्ट में, इसमें बस आर की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ना। तो पाई बाय 10 अल्फा, पाई बाय 10 अल्फा मल्टीप्लाई कर, आगे चलते हैं क्या है। चाहो तो फिर से पाई आर स्क्वायर एच करो, आर की वैल्यू पुटअप करो, एच की जो अभी हमने वैल्यू निकाली वो पुटअप करो, और चाहो तो वो वाली वैल्यू, कैसे भी कर सकते हो आप, है ना। अब अपन ने सारे क्वेश्चन में ऐसे ही किया है तो अभी इसमें भी ऐसे कर देते हैं। हालांकि अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच वापस पुटअप करूँ तो ज्यादा आसान है, क्योंकि एच की वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, एच वाई वो भी बता देता हूँ पहले से। चलो पाई बाय 10 अल्फा, अंदर है एच 10 अल्फा आर स्क्वायर माइनस आर, एच 10 अल्फा आर स्क्वायर माइनस आर कैपिटल आर। अब आर की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, पुटअप करो। पाई बाय 10 अल्फा एच 10 अल्फा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है भाई? आर की वैल्यू क्या है? 2/3 एच 10 अल्फा, 2/3 एच 10 अल्फा का होल स्क्वायर, 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4/9। डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एच 10 अल्फा यानी कि एच 10 अल्फा का मतलब हो गया एच स्क्वायर, और 10 अल्फा का भी स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर अल्फा, माइनस आर का क्यूब करना है। तो 2/3 का होल क्यूब करो तो 8/3 का होल क्यूब 27, एच 10 अल्फा, एच का एच क्यूब और ये 10 क्यूब सॉल्व करते हैं। देखा, अब सब चीज जो है एच और 10 अल्फा में है, पाई बाय 10 अल्फा बाहर, अंदर चलते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो ये हो जाता है एच इंटू एच, एच स्क्वायर 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा 10 क्यूब अल्फा, 4/9, 4/9 एच स्क्वायर 10 क्यूब अल्फा, माइनस इधर है 8/27 एच क्यूब आया मेरा तो, अरे इधर तो एच क्यूब होगा ऑब्वियसली, एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब। देखो यहीं से पता चल जाता है कुछ गलती करने की, ये सॉल्व होना चाहिए तो सेम पैरामीटर्स आने चाहिए। अगर इधर एच क्यूब 10 अल्फा है तो उधर भी एच क्यूब 10, तभी तो सॉल्व होगा। 10 क्यूब अल्फा, एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा, और यहाँ पर भी एच क्यूब 10। अब ये दोनों पैरामीटर तो सेम है देखो, तो बस मुझे 4/9 माइनस 8/27 करना है, तो इसमें ले लेते हैं। 5/10 अल्फा, यहाँ पे 27 एलसीएम आ जाएगा, 9 3 जा 27 होता है, 4 3 जा 12 एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा माइनस 8 एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा, it gives me 5/10 अल्फा मल्टीप्लाइड 12 में 8 4 4 एच क्यूब 10 क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, तो 10 अल्फा से 10 स्क्वायर अल्फा बन गया बस में, बाकी कुछ बट नहीं रहा। तो 4/27 उसी फॉर्मेट में लिख लो जिस फॉर्मेट में सभी था, 4/27 पाई एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा, सब कुछ है हमारे पास। देखो 4/27 फिर पाई एच क्यूब फिर 10 स्क्वायर रूट, यही वॉल्यूम आ रहा है हमारा भी। देख लो फिर से देख लो, 4/27 तो यहाँ लिख दिया, पाई यहाँ लिख दिया, एच क्यूब यहाँ लिख दिया, और वो 10 स्क्वायर अल्फा से जो कटा था उसको यहाँ। So this is our volume of the greatest cylinder which can be inscribed in that given cone जिसका height हो h और जिसका semi vertical angle हो alpha। 4/27 pi h cube 10 square alpha, 4/27 pi h cube 10 square।
ठीक है। और मैं क्या कह रहा था कि वॉल्यूम निकालने का दूसरा तरीका ये हो सकता है कि क्योंकि हमने एच की वैल्यू निकाल दी तो अपन वापस वॉल्यूम ट्रेडिशनल तरीके से आ जाएं, फॉर्मूला लगाएं आई कैपिटल आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे आर की वैल्यू है हमारे पास क्या है 2/3 h tan अल्फा का स्क्वायर, और एच की वैल्यू मैंने इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच निकाली, तो वो वैल्यू डायरेक्ट पुट अप कर दें, ये कहना चाह रहा था। तो ये पाई इंटू 4/9 एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू h/2, तो भी वही आएगा। देखो 4/9 इंटू 3 कर देंगे तो 4/27, पाई की जगह पाई, ये वाला पाई आ गया। फिर एच स्क्वायर इंटू एच कर दो, एच क्यूब tan स्क्वायर। तो ये वैसे मैं मानता हूँ कि ज़्यादा आसान लगा इसमें। क्यों आसान लगा? क्योंकि इस एच की वैल्यू में सॉल्व करके आए, भाई हाइट और वॉल्यूम दोनों चीज़ें उसमें सॉल्व करवाई है। तो हाइट में सॉल्व करके आया हूँ कि बड़े वाले कोन की हाइट की 1/3 है, वो सीधे पुट कर दी, तो इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एच चला गया मैं। लेकिन सपोज करो ये सॉल्व नहीं की होती तो फिर एक ही तरीका होता वहां से करने का, और बाकी क्वेश्चंस में हमने उसी तरीके से किया है कि जो हमने फाइनल फंक्शन बनाया था वॉल्यूम का, एरिया का, जो भी उसी फंक्शन से फिर हमने वो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का ग्रेटेस्ट एरिया निकाला। तो वो ट्रेडिशनल तरीका, ये थोड़ा स्मार्ट तरीका इस क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है क्योंकि इस एच की वैल्यू निकाल के आए हैं, तो उसका फायदा हम उठा सकते हैं। शॉर्ट तरीके से भी वही वाला होगा। तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों ये वाला। ठीक है, 2 पैरामीटर गिवन है तो उससे घबराना मत, 2 गिवन वैल्यूज है वो तो उसका फायदा ही है। आपने नोटिस किया इस क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएशन पार्ट था वो काफी इजीली डबल डेरिवेटिव भी हम निकाल पाए, वो भी कम समय में। बाकी क्वेश्चन में देखो डबल डेरिवेटिव निकालने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि पता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव भी निकालिए तो डिफरेंशिएशन पार्ट उल्टा इजी होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें गिवन होंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉन्स्टेंट का काम करेंगी, और डिफरेंशिएशन पार्ट उल्टा उसमें ईजी होगा। और अगर कम चीज़ें गिवन होंगी तो ज़्यादा चीज़ें निकालनी पड़ेंगी और डिफरेंशिएशन पार्ट डिफिकल्ट करेंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लिख के भेज सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ नहीं आया, आपको फिर से समझा दिया जाएगा। तो अब तो क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया है, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो वापस मिक्स में है। पूरे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के, इसमें टेंजेंट्स के भी क्वेश्चन है, नॉर्मल के भी हैं, इजी क्वेश्चन हैं। तो ये मेरे हिसाब से कल आते ही अपन थोड़े से समय में कर पाएंगे। प्लस हाँ, कल आप इस चैप्टर के डाउट्स भी लेके आए, कुछ थोड़ा सा घर से पढ़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस तो हो जाएंगे जल्दी। बाकी क्लास में क्या करेंगे तो आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो ले आए, तो वो अपन देख लेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।